Standard 10 Science and Technology Part 2. My dear children, we have already completed the first and second part of heredity and evolution. And this is the third part in which we are going to study the evolution's evidences of evolution. Evolution ke proofs. Okay, so let's start. Collective thinking upon all the above mentioned theories implies that evolution is a lasting process of changes. However, it needs proof to prove it. Following are various proofs available in support of theories mentioned above. जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन हमने ऑलरेडी देखा था कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग एक या एवर लास्टिंग एक प्रोसेस है. एक बार वो चेंज हो गया तो उसको मतलब वापस बदलने के लिए हज़ारों साल लगता है और या फिर और आगे का चेंजेस होने के लिए. तो एक बार जो इवोल्यूशन में जो चेंज हुआ वो चेंज वापस पहले वाले में रिटर्न नहीं होता. ये सब हमने देखा और ये इवोल्यूशन का चेंजेस की वजह से न्यू जनरेशन बनते आया है. पर ये सब यकीन करने के लिए वी नीड प्रूफ्स. प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है. तो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दोज प्रूफ्स विच प्रूव द थियरी ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन का जो थियरी है उसको प्रूफ क्या क्या मिलता है वो हम देखने जा रहे हैं. द फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. मॉर्फोलॉजी मीन्स इट्स ऑल अबाउट द फॉर्म और स्ट्रक्चर बट नॉट इंटरनल स्ट्रक्चर. इट इज़ अबाउट ऑल अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. बाहर से किस तरह अपीयरेंस है, दिखाई में कैसा, मतलब हम लोग कोई भी एक ऑर्गन को या कोई भी एक एनिमल प्लांट किसी को भी बाहर से देखने में क्या क्या स्ट्रक्चर है उसके, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. सो various similarities like a structure of mouth, position of eyes, structure of nostrils and ear pinnae and thickly distributed hair on body are seen in animals. Whereas similarities in characters like leaf shape, leaf venation, leaf petiole etc. occur in case of plants. तो आप अलग अलग एनिमल का एग्जाम्पल निकालो. अलग अलग एनिमल को इधर भी दिया हुआ है. इन एनिमल्स के अगर आप चेक करोगे स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, माउथ का जो स्ट्रक्चर देखो तीनों एनिमल्स में जो दिया हुआ ऑलमोस्ट सिमिलर है, इक्वल है, सेम है, बराबर. एंड पोजीशन ऑफ आइज, आंखों के पोजीशन देखो तीनों एनिमल्स को यहाँ पर दिए हुए. स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रल, नोस्ट्रल मीन्स जो नोस है, नोस का जो होल्स होते हैं जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को या सांस को अंदर लेते हैं, तो नोस्ट्रल का स्ट्रक्चर देखो. एंड ईयर पिने, ईयर पिने यानी कानों का जो ये जो स्ट्रक्चर है इसको ईयर पिने कहते हैं. इवन हमको भी, ह्यूमन बीइंग को भी ईयर पिने होते हैं, लेकिन हमारा ईयर पिने मूवेबल नहीं है, मूव नहीं होता वो. लेकिन ये सभी एनिमल्स का ईयर पिने मूव होता है. जिस डायरेक्शन से साउंड आता है उस डायरेक्शन में वो ईयर पिने मूव होता है और मैक्सिमम साउंड को कलेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं. तो ईयर पिने और थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, बॉडी में भरे हुए घने हेयर, ये सभी आप अगर देखोगे तो ये एनिमल्स का स्ट्रक्चर में बहुत सारे सिमिलैरिटीज है. दैट मीन्स ऑल दिस एनिमल्स केम फ्रॉम अ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. कोई एक कॉमन एंसेस्टर से, यानी इनके सभी के पूर्वज कोई एक ही सिंगल था. इसी तरह अगर प्लांट को कंपेयर करोगे तो उनका लीफ का शेप, लीफ वीनेशन सपोज समझो कि एक लीफ मैंने बनाया है, ओके, और इसके अंदर जो ये जो लाइंस होते हैं इसे लीफ वीनेशन कहते हैं. तो लीफ वीनेशन सभी प्लांट का चेक करो. या फिर लीफ पिटियोल, पिटियोल देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको पिटियोल कहते हैं, ये वाला जिसके मदद से लीफ प्लांट पे अटैच होता है, ये जो हिस्सा इसको लीफ पिटियोल कहते हैं. ये सभी में बहुत सारे सिमिलैरिटीज है. तो इसका मतलब all these plants also originated from some common ancestor. Now we are going to study about the anatomical evidences. Anatomy मतलब क्या है? This also is about form and structure, but not external, it is internal. बॉडी के अंदर की जो स्ट्रक्चर है, शेप है, अंदर के जो स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन किस तरह हुआ है, दैट इज एनाटॉमी. Anatomical evidence. Evidence means proof. If you carefully observe the pictures, there doesn't seem any superficial similarity between human hand, cat's foreleg,
and flipper of whale and patagium of bat. इंसान के हाथ, कैट का जो 4 लेग यानी सामने का जो लेग, पेटेजियम ऑफ बैट यानी बैट का जो विंग है, और फ्लिपर ऑफ वेल, वेल के बॉडी के साइड में जो फ्लिपर्स होते हैं, ये सभी में नॉर्मली देखोगे तो, बाहर से देखोगे तो कोई भी सिमिलैरिटी आपको नहीं दिखाई देगा. बट however, उससे पहले दिया हुआ है सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट इन रेस्पेक्टिव एनिमल्स. और इनके सभी के बॉडी में, ये ह्यूमन हैंड का या कैट का 4 लेग का, पेटेजियम ऑफ बैट का, फ्लिपर ऑफ वेल का, सब फंक्शंस किस काम के लिए वो यूज़ करते हैं, वो फंक्शन में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस है. However, there is similarity in structure of bones and bony joints in organs of each of these animals. ये सभी एनिमल्स के बॉडी के जो ये पार्ट दिया हुआ है, इन पार्ट का जो बोनी स्ट्रक्चर है, हड्डियों का जो स्ट्रक्चर को निकालोगे तो इनके जॉइंट्स को देखोगे तो इसमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज आपको दिखाई देगा. This similarity indicates that those animals may have common ancestors. इन सभी एनिमल्स का शायद हो सकता है कोई कॉमन एंसेस्टर. यहाँ पर जो इमेज दिया हुआ है, ये जो चीज़ें, इसको कहते हैं वेल का फ्लिपर. ये जो दिखा रहा है ये बैट का पेटेजियम है. ओके, और इसको विंग करके बता भी नहीं सकते क्योंकि विंग का कंप्लीट स्ट्रक्चर तो इसमें है नहीं, इसलिए इसको स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है पेटेजियम. और इसमें जो बोनी स्ट्रक्चर था जो हमें दिखाया, ये है. यहाँ तक आने के बाद ये देखो, ये बोनी स्ट्रक्चर हमें हमारा टेक्स्ट बुक में हमें दिखाया था. Now we are going to study about the vestigial organs. Vestigial मतलब जिसका यूज अभी नहीं रहा. Okay, vestigial organs. Degenerated or underdeveloped useless organs of organisms are called vestigial organs. ये जो definition है, ये sentence से ध्यान देना. Degenerated यानी जो पहले का स्ट्रक्चर में से वो कम हो गया, यानी उसका पूरे स्ट्रक्चर वैसे की वैसा रहा नहीं, उसमें कुछ चेंजेस हो गया और वो पहले का स्ट्रक्चर जो यूज़फुल था वो अभी नहीं रहा, चेंजेस होकर थोड़ा कमियां आ गया है. या फिर अंडर डेवलप्ड यानी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो गया हुआ, यूजलेस जिसका हमारे बॉडी में यूज़ नहीं है, ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स. In living organism, sudden development of new tissues or organs for living in changing environment is not possible. अगर समझो कि अभी एनवायरनमेंट पूरे चेंज हो रहा है, अचानक मौसम में चेंजेस आ गया है, बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, मौसम में अचानक बदलाव आ सकता है. नाउ वी आर वॉचिंग द चेंजेस. नॉर्मली जून जुलाई मंथ में बारिश होता था, अभी अगस्त महीने में बारिश का एकदम अच्छा शुरुआत हो रही है. तो यानी मौसम में अचानक कैसा भी चेंजेस हो सकता है, लेकिन उस चेंज के हिसाब से अडेप्ट होने के लिए, एडजस्ट होने के लिए हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में या प्लांट बॉडी में तुरंत झट से अचानक एक चेंज नहीं होता. हमारे सब बॉडी में जो चेंजेस होता है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही लंबे टाइम में कोई चेंजेस हुआ तो हुआ, यानी इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल लगता है चेंज हो गया हुआ एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारा बॉडी में चेंज होने के लिए. तो कुछ बॉडी होता है, कुछ स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के अंदर होता है जो चेंज होना चाहिए लेकिन उसको चेंज होते होते हज़ारों साल लगता है. तो चेंज हो गया हुआ एटमॉस्फेयर के हिसाब से या चेंज हो गया हुआ हालात के हिसाब से जो पहले वाले ऑर्गन है, अभी के सिचुएशन में हमारे बॉडी को कोई यूज़ नहीं होगा. इंस्टेड existing organs undergo gradual changes. उसके बदले क्या होगा, जो ऑलरेडी ऑर्गन है वो थोड़ा धीरे धीरे चेंज होते जाएगा. मोस्टली स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन. हाउएवर सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन में बिकम यूजलेस और इवन हार्मफुल. Such structure begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. So यहाँ पर हमारे बॉडी की बात कर रहे हैं. हमारे बॉडी के अंदर मीन्स नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो चेंज होता हुआ हालात के हिसाब से बॉडी में चेंजेस, कुछ स्ट्रक्चर में स्लोली चेंजेस होगा. तो इस कंडीशन में बॉडी के अंदर का कुछ ऑर्गन है, कोई एक सिचुएशन में वो यूज़फुल था लेकिन सिचुएशन बदलने पे वो यूज़लेस बन जाता है या कभी कभी हार्मफुल भी बन जाता है.
तो वैसा ऑर्गन को बॉडी में रखकर बैठना ठीक नहीं है। तो नेचर क्या करेंगे, उसको स्लोली स्लोली हमारे बॉडी से डीजेनरेट करेंगे, यानी कि उसका स्ट्रक्चर को बिगाड़ देंगे, खराब करेंगे, या स्लोली स्लोली उसको मिटा देंगे या ख़त्म कर देंगे, बॉडी में से वो निकल जाएंगे। लेकिन एक दिन का 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के गैप में ये होता है। ओके तो ऐसा जो ऑर्गन्स है उसको वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये कहता है कि नेचर का एक रूल होता है, जो नेचर में प्रॉब्लम्स को सामना करके रह सकते हैं, यानी जिसमें कैपेसिटी है, जो फिट है वो टिकेंगे, जो फिट नहीं है, जो नेचर के हिसाब से टिकेंगे नहीं, वो कुछ टाइम में, कुछ वक्त में वो मिट जाएंगे धरती से। जैसे कि अभी डायनासोर की बात है, डायनासोर नेचर के साथ बदलता हुआ हालात के साथ टिक नहीं पाया, तो वो धरती से मिट गया पूरा। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। It takes thousands of years for a structure to disappear. Such organs are seen in different phases of disappearance in different animals. Such organ, though non-functional in certain organisms, it may be functional in other organisms. That is, it is not vestigial in other organisms. तो अभी यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है धीरे धीरे क्या होते जाएगा, डिसअपियर होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अपेंडिक्स, हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है अपेंडिक्स, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड एक छोटा सा ग्रोथ है। ये हमारे बॉडी में इसको यूज़ नहीं है, पर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, दूसरे एनिमल से उसके बॉडी में उसका फंक्शन है। तो अभी क्या होगा, हमारे लिए वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, तो कुछ सालों के बाद, कुछ हज़ारों सालों के बाद जो ह्यूमन बीइंग बनेगा, उस ह्यूमन बीइंग में ये ऑर्गन शायद नहीं होगा। स्लोली स्लोली उसमें चेंजेस होते जाएंगे, यानी हमारे नेक्स्ट जनरेशन आओगे तो उनके बॉडी में जो अपेंडिक्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें और थोड़ा चेंज होगा हमसे, और नेक्स्ट जनरेशन में फिर चेंजेस होगा। तो ऐसा होकर एक टाइम ऐसा होगा कि शायद ये गायब भी हो जाए। अपेंडिक्स which is useless to human is useful in fully functional which is useful and fully functional organ in ruminants। किसके बॉडी में ये अपेंडिक्स ज़्यादा यूज़फुल है? रूमिनेंट के। रूमिनेंट क्या है, जैसा गाय भैंस वगैरह है, वो खाना एक बार मिल जाता है तो वो फटक से एकदम फास्ट फास्ट खा लेते हैं, घास वगैरह जो कुछ भी है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो कई एक जगह में आराम करते हैं, या खड़े रहते हैं, या लेटे रहते हैं, और उसके बाद वहाँ पड़े पड़े मतलब माउथ हिलाते हुए, चबाते हुए, च्यूइंग करते हुए आपको दिखाई देते। वो क्या करते हैं, जो ऑलरेडी उसने खाया हुआ जो खाना है, फास्ट फास्ट खाया था, प्रॉपरली उसको च्यू नहीं किए थे, चबाए नहीं थे, तो उसको स्लोली स्लोली माउथ में वापस लेते हैं और उसको अच्छी तरह चबाकर, अच्छी तरह च्यू करके फिर निगल लेते हैं। तो वो जो काम करता है उसको कहते हैं रूमिनेशन करना। तो ऐसा एनिमल्स को रूमिनेंट कहते हैं। तो रूमिनेंट एनिमल्स को ये जो अपेंडिक्स का बहुत बड़ा यूज़ है उसके बॉडी में। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन आर यूजफुल इन मंकीज फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पिन्ना के बारे में। हमारे बॉडी के जो ईयर्स है, बाहर से जो दिखने वाला ईयर, उसका एक्चुअली कोई यूज़ नहीं है। अंदर हमारा ईयर का जो स्ट्रक्चर होता है उससे हमारा यूज़ है, क्योंकि हमारा ईयर पिन्ना मूव नहीं कर सकता, मूवेबल नहीं है। पर वो जगह में मंकी से या डॉग है, ऐसा सब एनिमल्स के ईयर पिन्ना मूव होता है, जहाँ से साउंड आता है मैक्सिमम साउंड को कलेक्ट करने के लिए मूव होता है। तो हमारी बॉडी में जो ईयर पिन्ना को कोई यूज़ नहीं है, और दूसरे एनिमल्स की बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल मंकीज, ये ईयर पिन्ना को यूज़ है। पिन्ना इज द सिंगुलर एंड पिने इज द प्लूरल। नाउ various vestigious organs like tailbone, coccyx बोलते हैं उसको साइंस में, tailbone, wisdom teeth and body hairs are present in body of human being। अभी और भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। एक ज़माने में ह्यूमन बीइंग के बॉडी में पूरे बाल थे, अभी वो स्ट्रक्चर स्लोली स्लोली चेंज होकर बॉडी में से बाल कम्प्लीटली निकल रहा है, बराबर। अभी हमारे बॉडी में पूरे बाल नहीं हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले के जो ह्यूमन बीइंग हैं उनकी बॉडी में थोड़े थोड़े बाल थे। अब हमारा बॉडी से बाल धीरे धीरे मिट कर ऐसा एक टाइम आएगा कि कम्प्लीटली हेयरलेस हो जाएगा। लेकिन पहले के टाइम में इस हेयर का काम था,
क्योंकि इतने सुविधाएं नहीं थे, इतने क्लॉथ वगैरह नहीं था बॉडी में डालने के लिए, और एटमॉस्फेयर का कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए उन्हें बॉडी में हेयर की ज़रूरत थी। इसी तरह टेल बोन, कॉक्सिक्स, जो हमारे बॉडी के जो रीढ़ के हड्डी के एकदम एंड होता है, ये हमारे जो पूर्वज है उनको टेल था, स्लोली स्लोली वो गायब होकर अभी ये टेल बोन भी हमारे बॉडी में है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो टेल बोन नहीं रहेगा। और विस्डम टीथ, दांत के एकदम लास्ट के, मुंह के अंदर का लास्ट का टीथ, जिसका भी कोई यूज अभी नहीं रहा। सो ये सब अभी भी हमारे बॉडी में प्रेजेंटेड वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। यहाँ पर कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये देखो, यहाँ हमारे बॉडी का ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो बड़ा मोटा दिख रहा है, और साइड में ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिया हुआ है, बहुत ही लॉन्ग होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के देखो एंड में आपको एक छोटा सा ग्रोथ दिखाई देगा, दैट इज अपेंडिक्स। ओके, नाउ paleontological evidence. Paleontological evidence means these evidence are from the fossils. fossils में से मिलता है। अभी फॉसिल क्या है? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मरने के बाद, धरती के अंदर धंस जाने के बाद, उनके बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट, एनिमल, कुछ भी हो सकता है, उनके बॉडी में कुछ चेंजेस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन की वजह से, सड़ जाते हैं। लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम नहीं कर पाता, तो वो चीज़ें सड़ते नहीं हैं, पर उनके वो बॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ केमिकल प्रोसीजर होता है जिसके वजह से वो बहुत ही मजबूत हो जाता है और धरती के अंदर धंस के वैसे के वैसे पड़ा रहता है। हज़ारों साल बीतने के बाद भी उस पर कोई चेंजेस नहीं होता। तो वैसा जो स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं उसे फॉसिल्स कहते हैं। A question may arise in your mind that which organisms existed millions of years ago? How can we tell this? Now this secret, ये स्पेलिंग मिस्टेक लिखा है, secret लिखा हुआ है, it must be secret, लास्ट का ई की जरूरत नहीं है। Now this secret has been hidden in the earth. Larger number of organisms get buried due to disasters like flood, earthquake, volcano, etc. Remnant and impressions of such organisms remain preserved underground. These are called as fossils. Study of fossils is an important aspect of study of evolution. I told you what is a fossil. Fossil क्या होता है बताया मैंने। फ्लड होता है, अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनो का इरप्शन होता है, इसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती के अंदर मिट जाता है, धंस जाते हैं, और कुछ उनके बॉडी पार्ट्स वैसे की वैसे प्रिजर्व करते हैं, यानी चेंजेस नहीं होता। इन्हें क्या कहते हैं? फॉसिल्स। ओके, ये फॉसिल्स का स्टडी करने पर भी हमें इवोल्यूशन का बहुत बड़ा जो प्रूफ है, एविडेंस है, वो मिल जाता है। Carbon consumption of animals and plants stops after death, and since then only the decaying process of carbon-14 occurs continuously. एक्चुअली हमारे बॉडी में कार्बन-14, कार्बन-12, कार्बन का डिफरेंट आइसोटोप्स है, कार्बन ही है लेकिन उसके अंदर का न्यूट्रॉन्स का काउंट अलग होने की वजह से अलग अलग आइसोटोप बने हुए हैं। तो ये जो कार्बन-14 होता है वो कार्बन-14 एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है। रेडियो एक्टिव मटीरियल मतलब होता है कुछ रेडिएशन को, कुछ रेस को, कुछ पार्टिकल्स को अपने एटम से कंटिन्यूसली एमिट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। तो ये रेडिएशन निकलने की वजह से वो जो एटम है, अभी सपोज कार्बन-14 है, तो कुछ रेडिएशन निकल जाने के बाद कार्बन-14 नहीं रहेगा, दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो डिसइंटीग्रेट हो गया, कार्बन-14 नहीं रहा। तो ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में कार्बन-12, कार्बन-14 सब है। तो डेथ होने के बाद कार्बन-14 स्लोली डीके होने लग जाता है या उसका रेडियो एक्टिविटी चालू हो जाता है और कंटिन्यूसली डिसइंटीग्रेट होते जाते रहता है। इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between carbon-14 and carbon-12 changes continuously as carbon-12 is non-radioactive. अभी एक बॉडी में, एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कार्बन-12 डेथ के बाद कार्बन-12 तो वैसे की वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता बिकॉज इट इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव मटीरियल। पर कार्बन-12 चेंज होते रहता है बिकॉज इट इज़ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल। तो कार्बन-12 और कार्बन-14 का जो रेशियो था, दोनों का कंपैरिजन करके जो रेशियो बनाया था, वो रेशियो डेथ के बाद चेंज होते रहेगा वक्त जैसे जैसे आगे आगे जाएगा, क्योंकि कार्बन-14 कंटिन्यूसली रेडियो एक्टिव होने की वजह से डिसइंटीग्रेट होते जाता है। तो कार्बन
14 का काउंट चेंज होता है, कार्बन 12 वैसे की वैसा रह जाता है. So the time passed. Since the death of a plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of carbon 14 and ratio of carbon 14 to carbon 12 present in their body. तो ये जो रेशियो कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो को कैलकुलेशन करके उस पर स्टडी करके एक फॉसिल मिलेगा तो, या एक कोई भी एक रिमेन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मिलेगा तो कितने साल पहले वो रहता था, या उसका एज, वो लिविंग कितने साल पहले थे, वो मर के कितना साल हुआ, वो कैलकुलेशन कर पाते हैं. और दिस इज कार्बन डेटिंग. और ये जो प्रोसीजर है, इस तरह कैलकुलेट करते एज को, क्योंकि मरने के बाद कंटिन्यूसली कार्बन 14 चेंज होता है, कार्बन 12 कांस्टेंट रहता है, तो इसका रेशियो कैलकुलेट करने के बाद साइंटिफिकली इसको प्रूव कर सकता है कि कितना साल पहले ये रहते थे या कितना साल हो गया उसका डेथ होने पर. तो ये जो प्रोसीजर है उसे कार्बन डेटिंग कहते हैं. इट इज़ यूज्ड इन पैलियोंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स. ये कौन से साइंस में यूज़ करते हैं? पैलियोंटोलॉजी में यानी फॉसिल स्टडीज़ में. एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में जो स्टडीज़ है, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड डेवलपमेंट, इसका स्टडीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं. और मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स हाथ से लिखे हुए जो चीज़ें हैं उसके भी स्टडीज़ करने के लिए यूज़ करता है. वंस द एज ऑफ फॉसिल बीन डिटरमाइंड बाय सच टेक्निक, इट बिकम्स ईजी टू डिड्यूस द इंफॉर्मेशन अबाउट अदर अर्स्टवेल ऑर्गेनिजम्स. इस तरह फॉसिल का स्टडी एक बार कर लिया तो उसके मदद से और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो ऑर्गेनिज्म के उससे पहले के ऑर्गेनिज्म का ढूंढ निकाल सकते हैं. इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स. तो कुछ इस तरह स्टडी करने के बाद ये फाइंड आउट किया गया है, या ये नतीजे पे पहुंचा है कि इनवर्टिब्रेट्स यानी जिसका वर्टिब्रा नहीं है, जो रीढ़ के हड्डियाँ नहीं है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, जो वर्म्स वगैरह है उसको वर्टिब्रा नहीं है, तो दे आर इनवर्टिब्रेट्स. We human being and other big kind of animals are vertebrates because they have got a vertebra. So what invertebrates पहले इस धरती में आया, उसके बाद vertebrate आया, ऐसा assume कर रहे हैं. यहाँ आपको ग्राउंड में अलग अलग, ग्राउंड का अलग अलग लेयर दिया हुआ है. ये अलग अलग लेयर्स में से मिला हुआ जो फॉसिल्स है, ग्राउंड के एकदम नीचे से जो फॉसिल मिला ये था. ओके, स्टारफिश है ना, ये सब इनवर्टिब्रेट है. और उसके बाद ये मिला उसके ऊपर के लेयर में, मतलब धरती के अंदर के अलग अलग लेयर्स में मिला हुआ फॉसिल्स. उसके ऊपर का लेयर में ये मिला, उसके ऊपर के लेयर में ये मिला, और ऊपर के लेयर में ये मिला. इसका मतलब एकदम नीचे से जो नीचे का लेयर जो है वो सबसे पहले धरती में आया होगा, जो सबसे ज़्यादा नीचे धंस गया, और उसके बाद धरती में आया हुआ उसके ऊपर रहे होंगे. तो वैसा ये समझ में आ रहा है, एकदम नीचे कौन सा जाएगा, जो पहला धरती पे गिर गया और धरती के अंदर गया वो सबसे नीचे चला जाएगा. तो ये जो स्टडी से, यानी मट्टी के अलग अलग लेयर से, अर्थ के अलग अलग लेयर से ये स्टडीज़ प्रूफ किया है कि इनवर्टिब्रेट सबसे पहले अर्थ में था, और उसके बाद एक स्लोली इनवर्टिब्रेट के बाद पीसस यानी कि फिश आया, उसके बाद रेप्टाइल्स और एम्फीबिया. रेप्टाइल यानी रेंगने वाले, और एम्फीबिया यानी पानी और ज़मीन दोनों में रहने वाले, जैसा फ्रॉग है. और उसके बाद वापस रेप्टाइल से, रेप्टाइल्स मतलब वही रेंगने वाले लेकिन थोड़ा क्लास बड़े. और उसके बाद मैमल्स आया, मैमल्स और एव्स यानी बर्ड्स. मैमल्स यानी वो एनिमल है जो अपने बच्चों को जन्म देकर उनको अपना ही दूध पिलाकर पालते हैं, वो एनिमल्स को मैमल्स कहते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में मैमरी ग्लैंड्स होते हैं. मैमरी ग्लैंड्स मतलब दूध का ग्लैंड होते हैं बॉडी के अंदर. यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट दिया हुआ, ये काफ़ी कुछ पोर्शन आपके सिलेबस में से निकाल दिया हुआ है फॉर ओनली दिस ईयर. पर ये जो एक्सप्लेनेशन आपको आपका नॉलेज को बढ़ाते हैं, तो आई डोंट थिंक आई शुड remove the portion from here. So carbon dating method is based upon the radioactive decay of naturally occurring carbon 14 and it is developed by Willard Libby. Willard Libby नाम का साइंटिस्ट ने एक कार्बन डेटिंग डिस्कवर किया. He has been awarded with the Nobel Prize 1960 for this invention.
The age of the materials determined by this method are published in the journal Radiocarbon. तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला है इनका ये इन्वेंशन के लिए इन 1960, और ये मेथड जो है उसके बारे में पब्लिश कौन से जर्नल में किया, रेडियो कार्बन नाम का बुक में ये पब्लिश किया। नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक्स मतलब दो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स को या प्लांट्स को कनेक्ट करने वाले, यानी अभी सपोज दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स है या डिफरेंट किंगडम्स है, तो पहला वाला फॉर एग्जांपल किंगडम ए एंड किंगडम बी। किंगडम ए में जो एनिमल्स है उसका क्वालिटीज़, उसके प्रॉपर्टीज़, और किंगडम बी के जो एनिमल्स है उसके प्रॉपर्टीज़, इन दोनों के कुछ कुछ प्रॉपर्टी दिखाने वाले इन दोनों किंगडम्स को कनेक्ट करते हैं। यानी वो जो है थोड़ा बहुत ये किंगडम में भी, पहले वाला ए किंगडम में भी, और थोड़ा बहुत बी किंगडम में भी आ सकता है, यानी दोनों किंगडम का कनेक्टिंग लिंक है। तो यहाँ आपको देखो कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, टोटली आपके लिए नया एनिमल्स है। ये है पहला वाला डकबिल प्लैटिपस, दूसरा ये लंग फिश, और ये तीसरा पेरिपेटस। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द कनेक्टिंग लिंक्स। Some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups. Hence, they are called as connecting links. Example, in peripatus, characters like segmented body, thin cuticle, and parapodia-like organs are present. Similarly, these animals show tracheal respiration and open circulatory system similar to arthropods. This indicates that peripatus is connecting link between Annelida and Arthropoda. आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है डिफरेंट फाइलम्स, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, Mollusca, है ना। तो बहुत सारे फाइलम यानी किंगडम्स का डिविजन्स, बहुत सारे फाइलम स्टडी किया, उसमें से दो फाइलम है Annelida और Arthropoda। तो ये जो पहला हमें इधर एग्जाम्पल जो दिया हुआ पेरिपेटस नाम का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी सेगमेंटेड बॉडी है, बॉडी के ऊपर एक थिन क्यूटिकल है। व्हाट यू मीन बाय क्यूटिकल? छल्ली, यानी हार्ड एक कवरिंग। ये जो पेरिपेटस के बॉडी में बॉडी सेगमेंटेड बॉडी है। सेगमेंटेड बॉडी मतलब क्या होता है, जैसे जो ये सेंटीपीड है, आई विल शो यू सेंटीपीड क्या होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मैंने दिखाया है ये है सेंटीपीड, हम उसको गोम या गोजर वगैरह कुछ बोलते हैं, बराबर है। तो इसके बॉडी में देखो बॉडी कैसे सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड मतलब देखो एक 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 पार्ट बाय पार्ट है, बराबर, ऐसा सेगमेंटेड है। और ऊपर का जो हार्ड कवरिंग आपको दिखाई दे रहा है, कवरिंग है, एक एक सेगमेंट को एक एक सेपरेट कवरिंग दिया हुआ है, इसको क्यूटिकल कहते हैं। ओके, तो और उसके साथ इसके बॉडी में पैरापोडिया है। पैरापोडिया ने ये देखो ये जो लेग्स है इतने सारे, दैट इज कॉल्ड, दोनों जोड़ी में रहते हैं, दोनों तरफ है, इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक। ओके, तो इसे पैरापोडिया कहते हैं। ये सभी जो प्रॉपर्टी है ये होता है आर्थ्रोपोड का। कौन सा फाइलम का? आर्थ्रोपोडा। ओके, तो ये सभी प्रॉपर्टी किसके अंदर है? पेरिपेटस में है। आर्थ्रोपोडा का बहुत सारा प्रॉपर्टीज पेरिपेटस में है। और साथ साथ में ट्रकियल रेस्पिरेशन है। ट्रकियल रेस्पिरेशन क्या होता है? बॉडी का जो नोज के बाद जो विंड पाइप जाते हैं, लंग्स यूज होता है, बराबर, उसके बाद तो वो विंड पाइप को ट्रकिया कहते हैं। तो इसके बॉडी में ट्रकियल रेस्पिरेशन पॉसिबल है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड फ्लो होना, वो सिस्टम। हमारे बॉडी में ब्लड वगैरह सेपरेट ब्लड वेसल में पैक्ड है, ओपन नहीं है। तो इसके बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यानी ट्रकियल रेस्पिरेशन और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आर्थ्रोपोडा नाम का जो फाइलम है उसके, वो फाइलम के एनिमल्स का प्रॉपर्टी है। तो एट ए टाइम एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों का थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज किसके अंदर है? पेरिपेटस में। इसीलिए पेरिपेटस को क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। अनदर एग्जाम्पल, सिमिलरली duck-billed platypus lays eggs like reptiles but shows a relationship with the mammals too due to the presence of mammary glands and hairs. Duck-billed platypus, वो अभी हमने इमेज देखा था उसका, वो duck-billed platypus का बॉडी में वो उसका एक स्पेशलिटी है कि वो अंडा डालते हैं, lays eggs, अंडा डालते हैं। तो किसका प्रॉपर्टी हो गया? रेप्टाइल्स का, जो रेंगने वाले एनिमल्स के।
जैसा सांप वगैरह है वो अंडा डालते हैं, बट शोस रिलेशनशिप विथ मैमल्स, लेकिन प्रॉपर्टी किसके जैसा दिखाते हैं, मैमल का, बिकॉज दिस एनिमल्स ऑल्सो हैव मैमरी ग्लैंड्स। यानी बच्चों को, ये जो डक बिल्ड प्लेटिपस है बच्चों को दूध पिलाकर बड़ा करते हैं, तो वो मैमल का प्रॉपर्टी हो गया। अंडा डालना यानी रेप्टाइल का प्रॉपर्टी हो गया। तो इस वजह से डक बिल्ड प्लेटिपस को कनेक्टिंग लिंक बताते हैं, किस मतलब बुलाते हैं बिटवीन मैमल्स एंड reptiles. Lungfish. Lungfish performs respiration with lungs, irrespective of being fish. फिश कौन सा ऑर्गन से रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स नाम का एक ऑर्गन से इसके बॉडी में, वो ऑर्गन के मदद से वो रेस्पिरेशन करते हैं, जो पानी में डिसॉल्व हो गया हुआ ऑक्सीजन लेता है। ज़मीन में डालोगे तो वो ज़मीन का ऑक्सीजन नहीं ले पाता, क्योंकि उसका गिल्स में वो कैपेसिटी नहीं है। पर लंग फिश ऐसा एक फिश है, फिश होने के बावजूद वो लंग से रेस्पिरेशन करता है, जो हम लोग करते जैसे। These examples indicate that mammals are evolved from the reptiles and amphibians from fishes. तो ये सब देखकर ये बता सकता है कि जो हम अभी के जितने भी मैमल्स है, जो इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये सब किधर से आए होंगे, सब एम्फीबियन से या रेप्टाइल से आए होंगे, ऐसा एविडेंसेस है। नाउ ये जो इमेजेस इधर दिया हुआ है, ये देखो, ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जब उसके छोटे जो बच्चे जन्म लेते हैं, बॉडी के अंदर से वो जन्म देता है, तो बॉडी के अंदर सबसे पहले हर एक लिविंग थिंग एक छोटा सा सेल है, ओके, एक सिंगल सेल, उसको जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट फिर डेवलप होकर और सेल डिवीजन होकर धीरे धीरे उसमें शेप्स आने लग जाते हैं, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट उसे एम्ब्रियो कहते हैं। बॉडी के अंदर कंप्लीट डेवलप होने के बाद वो बाहर निकलते हैं बॉडी से, ओके। तो यहाँ पर फिश का, सैलमेंडर का, टॉर्टोइस का, चिकन यानी मुर्गी का, पिग का, काउ, रैबिट और मैन, सभी का स्टार्टिंग स्टेज, एम्ब्रियो का स्टार्टिंग स्टेज यहाँ पर दिया हुआ है। आप ये पूरे स्टार्टिंग स्टेज का, स्टार्टिंग स्टेज का जो इमेजेस है उससे ज़रा आप चेक कर लीजिए, एक बार ऑब्जर्व करो। सभी एक जैसा लगता है ना, कौन सा ऑलमोस्ट एकदम डिक्टो नहीं है तो भी ऑलमोस्ट, कौन सा पिग का एम्ब्रियो है, कौन सा ह्यूमन बीइंग का एम्ब्रियो है, क्लियरली समझ में नहीं आता, बराबर। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस यानी एम्ब्रियो में जो सिमिलैरिटी है वो देखना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आते आते फिश और सैलमेंडर का एम्ब्रियो में काफ़ी चेंजेस आया, तभी भी इन सभी के चेंजेस ज़्यादा हुआ नहीं। नेक्स्ट स्टेज में भी इन दोनों में चेंजेस काफ़ी आया, टॉर्टोइस में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आए, चिकन में उसका बीक यानी चोंच वगैरह आया, लेकिन उसके बाद देखो ये पिग और ये ह्यूमन बीइंग को देखो, ये इतना देखो ऑलमोस्ट सेम है, बराबर। तो ये एविडेंस क्या कहते हैं कि सभी एनिमल्स को ये एक कॉमन एंसेस्टर से आया है। नाउ लेट्स रीड embryological evidences. Comparative study of embryonic developmental stages of various vertebrates given in the picture shows that all embryos show extreme similarities during initial stages, and those similarities decrease gradually. Similarities in initial stage indicate the common origin of all these animals. आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि ये सैलमेंडर क्या होता है, इसलिए मैंने ये सैलमेंडर का इमेज इधर दिया हुआ है। बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ और अलग अलग जो डिज़ाइन है ऊपर, ऐसा अलग अलग तरीके का सैलमेंडर आपको देखने को मिलेगा। नाउ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observations of those specimens, he published the theory of natural selection, which preaches the survival of fittest. For this purpose, Darwin had published a book titled Origin of Species. While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. Prolifically means abundantly. तो चार्ल्स डार्विन का बारे में क्या कहना है? ये जो चार्ल्स डार्विन है, उन्होंने एक थियोरी फाइंड आउट किया है। बहुत सारे एनिमल्स को, उनकी अलग अलग स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा एक क्या बोलते हैं, एक प्रिंसिपल प्रीच किया या डिक्लेयर किया, उसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। और उन्होंने उस पर्पस के लिए एक बुक बनाया, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ओके। इसके थ्रू
डार्विन ये कहना चाहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत बार मतलब प्रोलिफिकली यानी अबंडेंटली काउंटलेस और रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं. All the organisms compete with each other in a life-threatening manner. In this competition, only those organisms sustain which show the modifications essential for the winning competition. However, besides this, natural selection also plays important role because nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish. ओके अभी डार्विन ये कहना चाहता है कि अपना रूल जो थियरी के हिसाब से नेचर में जो फिट है, बदलता हालत के हिसाब से फिट होकर उसको लड़कर जी सकते हैं, वो ही जिंदा रहता है, बाकी नाश हो जाता है, पेरिश हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अभी समझो आप स्ट्रे डॉग्स को देखते होंगे, उनमें से कुछ लोग डॉग होते हैं बहुत ही होशियार है. जैसे कोई कचरा वगैरह डाल के दिया या कचरा डब्बे में डाल दिया और उसमें खाने लायक कोई चीज़ मिले, तो कुछ होशियार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुत्ते बाकी लोगों को भगा भगा कर जितना मिलते वो पूरा खाते हैं. तो आप बोलेंगे बहुत ही बड़ा नाइंसाफ़ी है, देखो पूरा छीन के खा लिया, बाकी लोगों को नहीं दिया. लेकिन दिस इज़ द रूल ऑफ नेचर. नेचर क्या करते हैं, जो अपना हालात को फिटली एकदम फिट एंड फाइन होकर लड़ सकते हैं, वो ही जिंदा रहता है. कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हो जो फाइटर है, जो लड़ के अपना खाना खा लेते हैं, वो तंदुरुस्त रहता है. जो रोज़ ये फाइटर के मुंह से काट खा के हट के खड़े रहता है और फाइटर चले जाने के बाद बाकी बचा कुचा खाने के लिए आता है, वो कुछ टाइम के बाद इतना बीमार होकर स्लोली उसका डेथ हो जाता है. सो एक एग्जाम्पल मैंने बताया ये. तो इस तरह नेचर में बदलता सिचुएशन के हिसाब से जो कॉप अप कर सकते हैं, जो फिट एंड फाइन है, ओनली उसको ही क्या अधिकार है, धरती पे जीने का अधिकार है. दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ नेचर, नेचुरल सिलेक्शन. और ये जो कंपटीशन में एक्चुअली ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कंपटीशन में कंटिन्यू लगे पड़े हैं. इसलिए बहुत सारे अपने काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस भी करते हैं. ओके अगर एक बिल्ली ने 10 बच्चे दिए, तो ज़रूरी नहीं कि वो 10 के 10 तंदुरुस्त होकर जिए. धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होते होते एक आधा उसमें से मर जाते हैं, क्योंकि दे वर नॉट फिट टू लिव इन द नेचर. नेचर में जीने के लिए वो फिट नहीं था. नाउ हो गया, उतना रीड किया मैंने. सस्टेनिंग एंड सेलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स can perform reproduction and thereby give rise to new species with their own specific character. जो सस्टेन हुआ यानी जो बचा सर्वाइव हुआ धरती पे, या फिर धरती पे जो फिट एंड फाइन रहा, नेचर ने सेलेक्ट किया, वो क्या करेंगे, अपने ही ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म को और रिप्रोड्यूस करेंगे. Darwin's theory of natural selection was widely accepted for long duration. However, some objections were raised against the theory. Some of the main objections are: चार्ल्स डार्विन ने ये थियरी फॉरमोस्ट किया, आगे बढ़ाया, तो पूरे दुनिया उनको पूरे के पूरे दोनों हाथ फैलाकर उसको स्वागत किया. बट लेटर बाद में धीरे धीरे ये चार्ल्स डार्विन के थियरी के खिलाफ कुछ सवाल उठा, वो भी रीजनेबल सवाल जो चार्ल्स डार्विन का थियरी प्रूफ नहीं कर पा रहे थे. तो उनमें से कुछ ऑब्जेक्शन है, कुछ सवाल है जो चार्ल्स डार्विन के थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के खिलाफ उठे. First one, natural selection is not the only factor responsible for evolution. Natural selection अकेला एक फैक्टर नहीं है evolution का जवाबदार. Darwin did not mention any explanation about useful and useless modification. डार्विन ने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सा बॉडी का पार्ट में मॉडिफाई यूजफुल हो गया और यूजलेस हुआ. There is no explanation about the slow changes and abrupt changes. Abrupt means fast. तो मतलब सडन. बॉडी में जो स्लो चेंज होता है, जो फास्ट चेंज होता है, उसके बारे में भी डार्विन ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? तो ये सब था डार्विन के थियोरी के खिलाफ जो ऑब्जेक्शंस उठे थे. Darwin's work on evolution has been a milestone. What do you mean by milestone? A major important change. डार्विन का ये वर्क, इवोल्यूशन का ये जो थियरी है, ये पूरे इवोल्यूशन के वर्ल्ड में या साइंस के वर्ल्ड में बहुत बड़ा एक बदलाव था.
इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में दिया हुआ है 1809 to 1882. This English biologist proposed the theory of evolution. He showed that all the species of living organisms have been gradually evolved over a period of thousands of years from common ancestor. He proposed that principle of natural selection is responsible for this evolution. Now the next one is Lamarckism. Jean-Baptiste Lamarck proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution. And the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. He called this concept as principle of use or disuse of organisms. देखते हैं अभी लामार्क क्या कहते हैं. जीन बैप्टिस्ट लामार्क, ये जो बंदा है, बोला कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है यानी बॉडी के बाहर से जो स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंजेस होता है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. ये चेंजेस है इवोल्यूशन का वजह. एंड द रीजन बिहाइंड दोस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, और ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होने का वजह है एक्टिविटीज और लेजीनेस. जो बॉडी के ऑर्गन के साथ हम अच्छा से एक्टिविटी करते हैं यानी जिसे यूज़ करते हैं वो हमेशा टिके रहता है, वो ऑर्गन मजबूत होता है. जो ऑर्गन को हमने यूज़ नहीं किया, लेजीनेस यानी उसे यूज़ ही नहीं किया, तो ऑर्गन स्लोली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. एक टाइम ऐसा होगा कि हमारी बॉडी में आएगा नहीं, यानी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा. सो अभी ये जो लामा किस्म का मतलब लामार्क जो कहना है उसको जरा हम डिटेल में देख लेते हैं. और ये प्रिंसिपल को उन्होंने यूज ऑफ ऑर्गन्स कहा है. Further, he said that the neck of giraffe has become too long due to the browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generations. इनका एग्जाम्पल है कि जिराफ का नेक इतना लॉन्ग क्यों है. इनके कहने के हिसाब से एक टाइम पे जिराफ का नेक छोटा हो गया होता यानी छोटा रहता था, और ये ऊंचाई के पत्तों को खाने का इसे आदत है. तो कंटिन्यू वो अपने नेक को यूज़ करते करते वो नेक का यूज़ इतना बढ़ गया और कॉन्स्टेंटली वो हायर एरिया में कोशिश करते करते वो नेक को लंबाई होना वो उसकी ज़रूरत महसूस हुआ बॉडी को. तो स्लोली हज़ारों सालों से ये नेक का लेंथ बढ़ते गया. Similarly, shoulders of the ironsmith have become very strong due to frequent hammering movements. ये तो सही बात है. अगर हम कोई भी बॉडी का एक पार्ट को कंटिन्यू यूज़ करेंगे, अभी आयरन स्मिथ मतलब लोहार जो लोखंड की चीज़ें बनाते हैं सॉरी, उनका हाथ बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि वो हथौड़ी से लगातार आयरन के पीसेस को मारते रहता है. तो अगर वो नहीं वो काम किया होता तो उतना मजबूत नहीं होता उसका कर जितना कि उनके हाथ हैं जितना कि वो अभी है, बराबर, क्योंकि उसे कंटिन्यूसली वो यूज़ किया है. और हाथ और शोल्डर बहुत मजबूत होता है आयरन स्मिथ का. विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड एमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़. ईमू नाम का जो चिड़िया है, ऑस्ट्रिच है, ये वगैरह अपने बॉडी के मतलब ऑस्ट्रिच को बॉडी के वजन से बोलेगा, ईमू भी बॉडी के वजन से उड़ नहीं पाया है. नहीं तो बोल सकता है कि वो कभी उड़ने का कोशिश किया ही नहीं है. बॉडी का वजन है, वो भाग सकता है स्पीड में, तो उतना ही सीमित रखा अपने मूवमेंट को. उड़ने का कोशिश नहीं किया तो उसके आगे कभी नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम जो कैटेगरी के लिविंग थिंग आते गए वो कभी उड़ नहीं पाया. और अभी तो वो बिल्कुल नहीं उड़ सकता क्योंकि उसके बॉडी का जो फेदर है या जो बॉडी के जो विंग्स है उस तरह स्लोली मॉडिफाई हो गया कि वो उड़ नहीं सकता. तो स्लोली वक्त बीते बॉडी का बाहर के स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है. अगर हम यूज़ करोगे कोई ऑर्गन को तो वो और यूज़फुल होने के लिए मॉडिफाई होगा. अगर हम यूज़ नहीं किया है तो वो ऑर्गन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, स्लोली रेड्यूस होकर हमारी बॉडी से गायब हो जाएगा.